हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ये हमारा एच टेट पीजीटी कॉमर्स 2019 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करवाएंगे। बच्चों, अगर आप मेरे सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझते हो तो आपको बाकी प्रिपरेशन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉमर्स का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। 91 में लिखा हुआ है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ ए सीरीज आर 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। फॉर्मूला होता है मीन माइनस का मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस का मीडियन। तो मीन कितना है? 10 है। मोड कितना दिया नहीं है। 3 मीन 10 हो गया, माइनस का मीडियन 15 हो गया। तो 10 माइनस का मोड को जेड से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 3। 10 का मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा, माइनस का 45। तो 10 उधर जब ये माइनस का घटेगा तो -15 बचेगा, जाएगा +15 हो जाएगा। +15 इक्वल टू मोड आ गया। तो जेड की वैल्यू कितनी आई है? 25 आ गई है। यही आंसर है, जेड की वैल्यू 25। फॉर्मूला बस याद रखिए। 92 क्वेश्चन देखिए, लिखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है वो बताना है आपको। तो देखिए, इसमें लिखा है कि 3 सही है और 1 गलत है। तो पहले में लिखा है कि चेक होता है, उसको आप लोग लाइन कर सकते हो चेक में। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो लाइन। इस जब चेक में हम लोग लाइन कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ये चेक बैंक को, ये चेक सीधे जिस पर्सन को आप दोगे उसके बैंक अकाउंट में रुपए आ जाए, उसका ये मतलब होता है। फिर दूसरे में लिखा है और बिल ऑफ एक्सचेंज में लाइन नहीं करते हैं, ये पहला सही है। आगे दूसरे में लिखा है कि चेक होती है, चेक आप बैंक को लिखते हो, बिल्कुल सही है। फिर जो दूसरा होता है, बैंक को लिखने का मतलब होता है जैसे पीएनबी में आपका अकाउंट है तो आप पीएनबी को चेक लिखोगे कि आप इस पर्सन के अकाउंट में रुपए डाल दो। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो किसी पर्सन को भी आप लिख सकते हो, बैंक को भी लिख सकते हो, ये भी सही है। फिर आगे लिखा है तीसरे में कि जो ग्रेस पीरियड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो एक्सपायरी डेट हो जाए कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपने लिखा था उसकी डेट खत्म हो गई, डेट खत्म होने के बाद भी 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन चेक में कोई नहीं होता है। फिर चौथा जो लिखा हुआ है, चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि चेक इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन 1881, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। 3 सही है तो चौथा गलत हो गया। 93 में देखिए, रॉबर्ट लाउटर बॉर्ड ने फी को 4 फी दिए थे, उनमें से कौन सा एक फी नहीं है? आज मैं इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताता हूँ। रॉबर्ट लाउटर बॉर्न, 3 वर्ड है, एक है रॉबर्ट, लाउटर में दूसरा वर्ड है, तीसरा है बॉर्न में। तो इसकी आज मैं ट्रिक बताऊंगा आपको ताकि ये याद हो जाए 4 फीज क्या होते हैं और एक होता है 4 पीज। देखो 4 पीज क्या होते हैं और 4 फीज क्या होते हैं, तो ये चीज आपको याद हो जाए आज। 3 नाम लिखे, एक रॉबर्ट नाम का इंसान है, ठीक है, जो हॉस्पिटल में गया। ठीक है, तो रॉबर्ट नाम का इंसान हॉस्पिटल में गया। फिर लिखा है लाउड, लाउड मतलब होता है कि तेज चलाना, लाउड, लाउडली चिल्लाना। तो हॉस्पिटल में वो बीमार था इसलिए वो गया था। तो वहां पर क्या हुआ कि बच्चे बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे, तो उसको दिक्कत हुई। तो उसने कहा कि मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब हिसाब से मैं वीआईपी रूम में शिफ्ट होना चाहता हूँ जहाँ पे शोर ना हो, क्योंकि इस जनरल वार्ड में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ पे बहुत लोग आते रहते हैं। तो रॉबर्ट, रॉबर्ट कौन था हॉस्पिटल के लिए? जब बीमार था रॉबर्ट तो हॉस्पिटल में गया था, तो रॉबर्ट हॉस्पिटल के लिए था कस्टमर। अब लाउटर, वहां पे बच्चे बहुत तेज से चिल्ला रहे थे, लाउटर मतलब बात कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन। अब देखो लाउटर भी हो गया। अब जब रॉबर्ट बीमार था वो हॉस्पिटल में गया, तो हॉस्पिटल वालों के लिए वो एक तरीके से कस्टमर है। तो अब वहां जब बच्चे बहुत तेज चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे, तो कम्युनिकेट हुआ। तो पहला हो गया फिर कस्टमर, दूसरा कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ कि उस रॉबर्ट को बहुत दिक्कत हुई तो उसने कहा कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, तो मैं स्पेशल वार्ड में जाना चाहता हूँ जहाँ पे वीआईपी लोग रहते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसने कहा कि मैं वीआईपी वार्ड में जाना चाहता हूँ। कन्वीनियंस हुआ, थर्ड फी हो गया। अब फिर क्या हुआ कि वहां पर, क्योंकि क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वहां पे बच्चे पैदा हो रहे थे, बॉर्न हो रहे थे, तो इसलिए वो अपनी कन्वीनियंस हिसाब से चला गया। जब वो गया यहाँ पे प्राइम उसमें रूम में गया, ठीक है, तो वहां की कॉस्ट भी ज्यादा होगी, पैसे भी लगेंगे। आ गया पूरा, देखो कस्टमर, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, कॉस्ट, ये 4 हो गए। अब यहाँ कस्टमर लिखा है, बिल्कुल सही है। फिर कॉस्ट लिखी है, देखो लिखा हुआ है। इसका देखो कम्युनिकेशन लिखा है, लिखा है, लेकिन क्रेडिट टर्म नहीं लिखा है, तो ये 4 आंसर इसका गलत हो जाएगा।
एक बार और मैं बता दूं, देखो वर्ड प्ले कर रहे थे हम लोग, रॉबर्ट लाउटर बॉर्न। तो रॉबर्ट नाम का इंसान जो बहुत बीमार था, वो कहाँ गया, हॉस्पिटल में गया। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ, वहां देखा उसने कि बच्चे बहुत तेज, बहुत जोर से रो रहे हैं, लाउड कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, तो मैं कुछ भी पैसा देके मैं वीआईपी वार्ड में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो हॉस्पिटल के लिए रॉबर्ट क्या है, कस्टमर है, तो एक फी हो गया। बच्चे चिल्ला रहे थे तो कम्युनिकेट कर रहे थे, दूसरा फी हो गया। तीसरा क्या, हॉस्पिटल में उसने कहा कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीआईपी रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो थर्ड कन्वीनियंस हुआ। उसके लिए मैं कुछ भी पैसे देने को तैयार हूँ, तो चौथा कॉस्ट हो गया। तो ये आंसर देखो आपको आ गया होगा, फोर फीज का। कस्टमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस। तो ये क्रेडिट टर्म नहीं है इसका। तो बिल्कुल सही, देखो चौथा कौन सा नहीं है, क्रेडिट टर्म। आ गया समझ में। अब फोर पी जो होता है उसको मैं बताता हूँ। तो एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जादू, जिसमें एक करेक्टर था, ध्यान है, एलियन वाली। तो उसमें टोन होती थी टो 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 टो, कुछ ऐसी देखिएगा, ये टोन होती थी, टो 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 टो। तो वैसे याद रखो, इस टोन से आपको रिलेट करना है। प्रो, प्री, प्ले, प्रोमो। तो प्रो, प्री, प्ले, प्रोमो, टो 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 टो। ठीक है, उसी तरीके के कुछ टोन है, दोबारा सुनिएगा, सुना। तो देखो, प्रो, प्री, प्ले, प्रोमो, प्रो, प्री, प्ले, प्रोमो। अब इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा। तो प्रो से हो जाएगा प्रोडक्ट, प्री से हो जाएगा प्राइस, प्ले से हो जाएगा प्लेस, प्रोमो से हो जाएगा प्रमोशन। क्लियर हुआ 93। इसका तो पता चल गया, ये आंसर नहीं है। 94 में लिखा हुआ है, पूंजी व्यय और राजस्व व्यय के मध्य अंतर में से कौन सा सही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा सही है पूछ रहे हैं। तो इसमें से सारे गलत है, पहले तो पहला दूसरा तीसरा तो बिल्कुल गलत है, आप उसको पढ़ोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। चौथा वाला मैं समझाता हूँ। चौथे में लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप इंक्रीज करते हो तो बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं डेली के एक्सपेंस, वो फिर डेली की जो जो हमारी रिवेन्यू आता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे लिखा है, पूंजी व्यय व्यापार की आय क्षमता को बढ़ाते हैं, जबकि राजस्व व्यय व्यापार की आय क्षमता को यथावत रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जब इनकम को बढ़ाने की बात करें, बिजनेस की इनकम बढ़ानी है, तो आप लोग पैसे खर्च करोगे काफी ज्यादा, तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब आपको डेली का रेवेन्यू बढ़ाना हो, या फिर आपको वो फिक्स रखना हो कि जो बढ़ चुका है इनकम बढ़ाने से, जितना अब रेवेन्यू आ रहा है उतना फिक्स रहे, ठीक है, तो उसके लिए आप जो खर्च करते हो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर कौन सा सही है, तो फोर आंसर सही है। फाइव में लिखा हुआ है, बीमा का अनुबंध, उबरी मियाँ फिरई, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये किससे संबंधित होता है। तो देखो, बीमा के लिए जब हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस में एक पर्सन होता है प्रपोजर, एक पर्सन होता है प्रपोजर और दूसरा पर्सन होता है इंश्योरर। जो, देखो एक प्रपोजर होता है, प्रपोजर का मतलब होता है कि वो पर्सन जो इंश्योरेंस कवर लेता है, जो इंश्योरेंस कवर को लेता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रपोजर, लेगा प्रीमियम का पेमेंट करेगा। और इंश्योरर, इंश्योरेंस का मतलब होता है जो बेचता है, जो बेचता है इंश्योरेंस उसको बोलते हैं इंश्योरर। ये दो चीज होती है। तो जी ये लिखा है, वर्ड लिखा है ओब्रीमिया फिडई, इसका मतलब होता है कि जो प्रपोजर है और इंश्योरर है, ये दोनों के बीच में एक बाउंडेशन होना चाहिए, एक गुड फेथ होनी चाहिए कि हाँ आप मुझसे इंश्योरेंस कवर ले रहे हो, जब आपको जरूरत होगी तो मैं इसका आपको वापस करूंगा, अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो ये करेगा एट मोस्ट गुड फेथ से रिलेट करेगा। 96 में लिखा हुआ है कि राकेश है, श्री राकेश को बेचे गए 2,000 रुपए के पुराने ऑफिस फर्नीचर का बिल बिक्री पुस्तक में लिख दिया गया। अच्छा, फर्नीचर बेचा है, देखो फर्नीचर बेचा है, ये फर्नीचर लिखा हुआ है, इसको बेचा है कितने में, 2,000 रुपए में बेचा है। लेकिन लिख किस में दिया है, लिख दिया है सेल बुक में लिख दिया है। अब बेचे गए फर्नीचर का जो बुक वैल्यू थी, उसकी बुक वैल्यू लेकिन थी 2,500 थी। तो अब कह रहा है कि हमको रेक्टिफाई एंट्री करनी है। तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए देखो, पहले आप इतना याद रखो, फर्नीचर था 2,000 रुपए का, आपने लिखा, ठीक है, लिखा किसमें, सेल बुक में लिखा। तो सेल क्या होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन अब हमको सेल करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि 2,000 रुपए से हमने सेल बुक में लिखा है, तो इसको हम लोग डेबिट कर दें, तो सेल को हमने 2,000 रुपए से डेबिट कर दिया। हमको लॉस कितना हुआ है,
क्योंकि फर्नीचर की बुक वैल्यू तो 2500 थी, हमने दिखाया था 2000 रुपये में बेचा है, तो 500 रुपये का लॉस हुआ, तो लॉस को डेबिट किया, टू फर्नीचर अकाउंट में दिखा दिया। सेकंड आंसर हो जाएगा। 97 में लिखा हुआ है, वित्तीय अनुपातों का उपयोग करते हुए भविष्य में दिवालियापन का पता लगाने हेतु मॉडल का विकास किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड आल्टमैन ने। अब इसे कैसे याद रखोगे? एक ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब बताना किसी को पता है? अवेंजर्स एंड गेम, ये मूवी सबने देखी होगी। इसमें क्या होता है अवेंजर एंड गेम में, अगर आपको पता हो कि बहुत सारी दुनिया के अलग अलग सुपर हीरो होते हैं, जो थाइनॉस से लड़के सब दुनिया खत्म हो जाती है, पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाता है, गिने चुने कुछ लोग बचते हैं। तो उसमें एक करेक्टर होता है आंटमैन का। आंटमैन एंड गेम में क्या होता है कि वो आखिरी में एक मशीन से गायब हो जाता है, और 5 साल बाद एक स्टोर रूम से निकलता है बाहर दूसरे मूवी के पार्ट में। तो अल्टमैन को आंटमैन से याद रखो, ठीक है। एडवर्ड को अवेंजर से याद रखो, एंड गेम से। एडवर्ड मतलब एंड गेम, आंट आंट आल्टमैन आंटमैन। आंटमैन एक सुपर हीरो है। तो अवेंजर एंड गेम में क्या होता है, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, तो दुनिया खत्म होना या बिजनेस खत्म हो रहा है, तो बैंक हो रहा है बिजनेस, तो बैंक के बारे में किसने बताया? वो बताया है आंटमैन ने। आप समझ रही बात में? तो क्या हुआ कि दुनिया खत्म हो गई, तो बिजनेस के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस बैंकरप्सी में चला गया। तो बैंकरप्सी के बारे में कौन बताता है? फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है, देखो प्रिडिक्शन लिखा हुआ है, प्रिडिक्टिंग बैंकरप्सी के बारे में प्रिडिक्ट कौन करता है? तो अल्टमैन ने किया, आंटमैन ने। तो आंसर हो जाएगा 97 का बी। 98 नंबर देखिए, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। कौन सा कंज्यूमर प्रमोशन टूल लेंगे? तो कंज्यूमर प्रमोशन का मतलब होता है कंज्यूमर को प्रमोट करना, कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। जैसे आपको पता है कि जब निकलता है आता है दीपावली का टाइम, तो इस टाइम चलता है ग्रेट इंडियन सेल, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में भर भर के डिस्काउंट दिए जाते हैं। यूपीआई का नाम सुना है? यूपीआई जब स्टार्ट हुआ था तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन तीनों में टक्कर की लड़ाई थी कि कौन कितना ज्यादा कैशबैक देगा। जो ज्यादा कैशबैक देता था तो यूजर उसके प्लेटफॉर्म में ज्यादा आते थे, तो रिफंड दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है संरक्षण पुरस्कार, पेट्रोनेज अवार्ड। तो देखो पेट्रोनेज अवार्ड का मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदते हो तो मैं आपको अवार्ड दूंगा। जैसे निरमा का नाम सुना है? निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा। तो ये एक ऐड आता है। निरमा में क्या होता है, वो कहता है कि अगर आप मेरा वॉशिंग पाउडर खरीदते हो तो उस पाउडर के अंदर आपको एक गाड़ी का कूपन मिल जाएगा, फोर व्हीलर गाड़ी मिलेगी। तो उसके चक्कर में लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा निरमा खरीदेंगे, कि जब खरीदना ही है वॉशिंग पाउडर तो हम निरमा क्यों ना खरीदें, हो सकता है मुझे गाड़ी मिल जाए। तो प्रमोशन टूल हो गया। फिर आगे लिखा है ट्रेड फोर्ज एंड कन्वेंशन। तो इसका मतलब है कि व्यापारी के को कन्वेंस करने के लिए, ठीक है, व्यापारी को कन्वेंस करने के लिए जब आप काम करते हो, कि जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं वो छोटे सेलर्स को किस तरीके से कन्वेंस करेंगे, कि उन्हें हो सकता है कि 10% का डिस्काउंट दे दे, ट्रेड छूट डिस्काउंट दे दिया 10% का स्मॉल सेलर को, ताकि वो माल बेचे बेचे ज्यादा से ज्यादा। तो ये उससे रिलेट कर जाएगा, प्रमोशन टूल ये भी है। लेकिन यहाँ लिखा है टाई इन प्रमोशन। ये टाई इन प्रमोशन ये प्रमोशन टूल नहीं है, ये कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप मेरे यहाँ लेने आए हो, जैसे आपको पता हो, आपने कोई एक कार का नाम बताइए। कार का नाम है जैसे रॉयल रॉयस, ये नाम सुना है कार का, रॉयल राइस। तो ये क्या करती है, ये कहती है कि आपने मेरे यहाँ से कार खरीदी है, अब आपको जैसी सुविधा चाहिए उस तरीके से मैं चीजों को चेंज कर दे रही हूँ। आपको ये वाला म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो चेंज कर दिया। आप जैसे बताओगे कि गाड़ी के अंदर सोफे लगे हों कुछ इस तरीके से कि मैं लेट भी सकूं, तो वैसे चेंज कर देंगे। तो ये होते हैं, उनकी कम्युनिटी होती है एक कस्टमर्स की, उनसे बात करते हैं कि हाँ आपको कैसा चाहिए, सर्विस चाहिए, तो उसी हिसाब से वो चीजों में कुछ परिवर्तन कर दें। तो ये 98 का उससे संबंधित है। डी, ये प्रमोशन टूल नहीं है। बाकी तीन सामान को प्रमोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सिर्फ सर्विस देता है, जो कस्टमर ऑलरेडी बन के हैं उनको उनके हिसाब से सर्विस देता है। तो 98 का 4 हो जाएगा आंसर। फिर लिखा है 99 में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है मोर बोरोड फंड एंड लेस शेयर कैपिटल। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अगर आप शेयर मार्केट में हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी में, कि पैसा लेना है पैसा लेना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये फिर रिलेट तो नहीं कर रहा है, कि पैसा आपको कमाना है बहुत सारा। आप क्या कर रहे हो, खूब सारा आपने सट्टा लगाया कि 1 लाख का 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए।
लेकिन आप डूबते आ रहे हो, तो आपने उधार लेके काम किया, करना स्टार्ट किया। तो मोर बारोड फंड, कि आपने खूब सारा उधार ले लिया, अब आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, तो आप इक्विटी पे ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड लेस शेयर कैपिटल, तो ये इससे रिलेट कर जाएगा 99 का बी। बच्चा लोग 100 नंबर देखो। 100 नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट आर लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है, तो तीन इसमें लिमिटेशन दी होंगी। लिमिटेशन का मतलब होता है निगेटिव वर्ड, तो तीन निगेटिव एक पॉजिटिव होगा। पहला लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब हिंदी में का पढ़ो, लिखा है ऊपरी दिखावे की संभावना। विंडो ड्रेसिंग एक ऐसा वर्ड होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ा के दिखाता है। आपने नाम सुना अडानी का? सबने सुना अडानी। अडानी के लिए एक रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। उसको बारे में सबको पता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया था कि जो अडानी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, उल्टा सीधा दिखाता है कि बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो इसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये निगेटिव वर्ड हो गया कि लोग पढ़े लिखे होते हैं तो रेशियो में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी। दूसरा लिखा है अब लेखांकन अभिलेखों की सीमाओं का निहित होना। देखो अकाउंटिंग में लिमिटेशंस होती हैं रिकॉर्डिंग में, ये भी एक तरीके से उसकी लिमिटेशन है। फिर यहाँ लिखा है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अब अगर आप विंडो ड्रेसिंग करोगे, मतलब आप फाइनेंशियल डेटा को बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे। 100 करोड़ के आपने प्रॉफिट को दिखा दिया 110 करोड़, तो क्या हुआ आपका? अगर शेयर मानो मार्केट में 100 रुपए का था, एक हफ्ते बाद वो 115 का हो गया। तो 15 रुपए जो उसका प्राइस लेवल बढ़ा है, ये किससे बढ़ा है? विंडो ये ड्रेसिंग से बढ़ा है, तो ये भी लिमिटेशन है, निगेटिव वर्ड है। तीन आ गए, इसकी लिमिटेशन आ गई रेशियो एनालिसिस की। लेकिन कौन नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है एड इन प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। देखो प्लानिंग और फॉरकास्टिंग पहली बात रेशियो एनालिसिस से संबंधित है नहीं, ये तो मैनेजमेंट से संबंधित है कि आप डिसीजन लोगे तो प्लानिंग करोगे, फॉरकास्टिंग करोगे, तो ये रेशियो एनालिसिस से संबंधित ही नहीं है। तो इसका 100 का सी आंसर हो जाएगा। 101 में लिखा है येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू। तो येट्स का मतलब होता है, येट्स टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है काई स्क्वायर टेस्ट से। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? जब दो, देखो दो या फिर दो से अधिक जब फ्रीक्वेंसी होती हैं, उनके बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। कि जब दो या दो से अधिक फ्रीक्वेंसी की जब कंपैरिजन करते हैं, उसे बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट में जब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, ठीक है, कि एक कॉन्टिन्यूअस कोई टेबल आई है लंबी सी, उसमें इंडिपेंडेंसी देखना चाहते हो कि उन फ्रीक्वेंसी में कितने कितने फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है और कितनी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं येट्स करेक्शन का प्रयोग। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? जब दो या दो से अधिक फ्रीक्वेंसी नहीं हो, उसे बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। अब येट्स करेक्शन का मतलब होता है कि उस फ्रीक्वेंसी में हम ये देखेंगे कि कितने से कितने चीजें इंडिपेंडेंस है, कितने जो फ्रीक्वेंसी है वो खुद ही इंडिपेंडेंस है, जो उसे हम लोग बोलते हैं उस टेबल में, फ्रीक्वेंसी टेबल में कितनी चीजें इंडिपेंडेंस हैं, उसे बोलते हैं येट्स करेक्शन। तो काई स्क्वायर टेस्ट येट्स करेक्शन से रिलेट कर गया। फिर आगे लिखा है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। पाथ गोल थ्योरी, अब भैया ये तो आप बता ही सकते हो, वर्ड प्ले करो। लिखा है पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता, गोल मतलब अपने गोल को पकड़ना, थ्योरी तो रास्ते से चलकर, पाथ मतलब होता है रास्ता। अब रास्ते से जब चलोगे, चलकर अपने गोल पर पहुंचोगे। गोल क्या है? आपका हाउस, आपका घर गोल है, ठीक है। आप घर जाओगे, तो ये किसने बताया कि रास्ते से चल के आप घर जाओगे? ये पाथ गोल थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है रॉबर्ट हाउस ने। वर्ड भी आ गया, देखो हाउस आ गया। तो पाथ गोल थ्योरी, पाथ मतलब रास्ते से चल के, रास्ते से जब चल के जाओगे घर जाओगे, तो घर आ गया हमारा रॉबर्ट हाउस। 102 का बी। 103 नंबर देखिए, क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरल रोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजरल रोल गिवन बाय हेनरी मिंटबर्ग। ठीक है, तो हेनरी मिंटबर्ग ने एक मैनेजरल रोल के बारे में बताया है, उसमें कौन से चारों में से एक पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हेनरी मिंटबर्ग के कितने मैनेजरल रोल थे। ये है हेनरी मिंटबर्ग के तीन रोल थे मैनेजर के, कहते हैं एक था इंटरपर्सनल, एक था इंफॉर्मेशनल, एक था डिसीजनल। ठीक है, तो अब ये कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखने के लिए पहले तो हेनरी मिंटबर्ग का नाम लिखते हैं। हेनरी अलग लिखा, मिंट मिंट अलग लिखा, और बर्ग बर्ग अलग लिखा। ठीक है, तो हेनरी को तोड़ते हैं, तो हेनरी एक है पीएम, कहाँ के? उनका नाम है एरिकल हेनरी, ARICL, एरिकल हेनरी। ये पीएम है कहाँ के? हैथी के, HAITI, हैथी।
ये कंट्री है, वहां के पीएम है एरिकल हेनरी। और मिंट को तोड़ा, ये क्लोरो मिंट का आपने सुना है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें पहले 10-20 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था मिंट का, जिसमें क्या करते थे, एक महल में दिखाते थे पर्सन लाइट की जगह लटके हुए हैं, उनके उनके दांत इतने ज्यादा चमक रहे हैं कि वहां उससे पूरी लाइट लाइट हो रही है हर एक रास्ते में, तो प्रकाश आ रहा है। तो मिंट का एडवर्टाइजमेंट था, तो इसमें लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट। और बर्ग एक बिजनेसमैन है, अमेरिकन बिजनेसमैन, ये अमेरिकन बिजनेसमैन है। तो तीन नाम है, तीन नाम से हम उनकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हेनरी मिंट बर्ग ने क्या बताया, तो हेनरी पीएम, मिंट मतलब एडवर्टाइजमेंट, और बर्ग का मतलब बिजनेसमैन। तो मैनेजर के रोल बताए थे तीन, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, ये रोल थे। तो अब अगर हेनरी की बात करते हैं, नंबर वन, ठीक है, हेनरी। तो हेनरी इंटरपर्सनल पीएम है। तो पीएम कौन होता है, लीडर होता है। तो फिगर हेड, फिगर हेड का मतलब होता है ऐसा लीडर जिसके पास पावर ना हो, नाम मात्र का लीडर हो। जैसे यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, लेकिन जो प्रेसिडेंट पोस्ट है सबसे बड़ी है, उसका पावर है पीएम के पास ज्यादा, ठीक है। तो फिगर हेड हो गया वो लीडर। लीडर मतलब होता है नेता। और इसके बाद फिर लिखा है लिएजन। लिएजन का मतलब होता है लीडर बड़ी बड़ी रैली करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो उसका मतलब हो गया जनसंपर्क से। तो हेनरी पीएम, जब पीएम कोई पर्सन है, ठीक है, तो या तो जैसे मनमोहन सिंह थे तो उन्हें बोलते थे फिगर हेड पीएम, कि उनके पास कोई पावर नहीं है, तो फिगर हेड हो गया। एरिक ऐसे ही मान लेंगे, एरिकल जो हेनरी हैं वो हैथी के पीएम है, उनके पास भी कोई पावर नहीं है लेकिन लीडर हैं, तभी तो पीएम बने होंगे, और लोगों से बात करते हैं। तो ये लिएजन हो गया। तो ये पहला क्लियर हुआ इंटरपर्सनल रोल मैनेजर का। दूसरा आता है मिंट। मिंट का मतलब था एडवर्टाइजमेंट से, क्लोरो मिंट, जिसमें एक आदमी दिखाते हैं, यूट्यूब पे आप डालोगे मिंट एडवर्टाइजमेंट तो उसमें आ जाएगा कि दिखाएंगे, 10-20 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट चलता था नेशनल टीवी पे, जिसमें एक आदमी एक पैलेस पे, कई सारे जहाँ से सड़क पे जो रोड लाइट लगी होती है वैसे लोग चिपके होते हैं, और अपने दांत खोलते हैं तो उससे लाइट निकलती है बहुत तेजी सी, तो उसे बोलते थे मिंट का एडवर्टाइजमेंट था। तो इंफॉर्मेशनल, जैसे मुंह से खोला तो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देंगे मुंह खोल के, तो वैसे ही देखिए। फिर यहाँ लिखा है मॉनिटर। जब तेज दांत से रोशनी निकलेगी तो मॉनिटर का मतलब होता है चारों तरफ देखना, निगरानी करना, तो हर रात में भी दिखाई पड़ेगा। फिर लिखा है आगे डिसिमिनेटर। डिसिमिनेटर मतलब होता है फैलाने वाला, जो रोशनी चारों तरफ फैल जाएगी। स्पोक्समैन, स्पोक्समैन मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है, जिसके दांत इतने ज्यादा चमकीले होंगे, ठीक है, वो चमक दांत दिखा के बोलना चालू करेगा। तो ये इंफॉर्मेशनल से आ गया, समझ में आई बात। पहला था इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब वो पीएम है थी, जो थे फिगर एट पीएम थे, लीडर थे और लोगों से बात करते थे। फिर आ गया मिंट के लिए एडवर्टाइजमेंट में मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है जो हर जगह घूमे, हर जगह पे, ठीक है, निगरानी रखे, मॉनिटर। फिर आ गया दूसरा डिसमिनेटर। डिसमिनेटर का मतलब होता है कि फैलाने वाला, रोशनी फैल रही है मुंह से, जैसे प्रकाश निकल रहा है। फिर लिखा था स्पोक्स पर्सन होगा वो। फिर बर्ग। बर्ग है एक अमेरिकन बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन से संबंधित, तो इंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है डिस्टरबेंस हैंडलर। मतलब डिस्टरबेंस हैंडलर का मतलब होता है कि कोई भी परेशानी है उसको वो हैंडल कर सकते हैं, जब बिजनेसमैन है बड़े से तो वो हैंडल भी कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब होता है कि रिसोर्स जो उनके पास है वो बांटते हैं अपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को, कि और अच्छे से काम कर सको। नेगोशिएटर मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में बैठ के उनका नेगोशिएशन कराना, मध्यस्थता करना, मीडिएटर बनना, बीच में बात करेंगे बैठ के, कि हाँ, जैसे एक है एप्पल, ठीक है, एप्पल कंपनी है, और एक तरफ है अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसमें गूगल आता है, तो ये दोनों के बीच में कोई डील करानी है, तो ये आगे पीछे बैठ गए, उसे बोलते हैं नेगोशिएटर। तो हिंदी मिंट बग ने बताया था मैनेजर रोल को, कि मैनेजर का रोल है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। तो तीनों को अलग अलग तोड़ दिया, कि हेनरी पीएम थे तो फिगर हेड, लीडर और लिएजन। फिर आया था मॉनिटर, डिस्क्रिमिनेटर और स्पोक्समैन, ये हो गए थे मिंट के एडवर्टाइजमेंट के। बग में आ गए थे इंटरप्रेन्योर, डिस्टरबेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर, ये सारे हो गए थे। अब इसके बाद फिर आता है, तो यहाँ पर लिखा है कि कौन सा पार्ट नहीं है। स्पोक्स पर्सन अभी बोला था, फिगर हेड पीएम था, नेगोशिएटर ये भी था, लेकिन प्लानर नहीं था। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। अब बताइए, आपको ये क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। था वो 104 में, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे आप ऐसे याद रखो,
नानी नानी नानी, फैक्ट्री जाती नानी, नानी नानी नानी, फैक्ट्री जाती नानी, नानी नानी नानी, फैक्ट्री जाती नानी। तो नानी से नेट नानी कहाँ जा रही है, फैक्ट्री का मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो NNP फैक्टर कॉस्ट ये नेशनल इनकम के लिए कहा जाता है। ठीक है, कि जब पूरी बात की जाए पूरी समग्र की, एग्रीगेट नेशनल इनकम इज कॉल्ड नानी नानी नानी, फैक्ट्री जाती नानी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 105 में लिखा हुआ है क्लियर क्लियर कर एरर इंक्लूड्स, लिप की अशुद्धियों में क्या क्या आता है। तो एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन ये दोनों लिप की अशुद्धियों में आता है। देखो ओमिशन मतलब होता है कुछ लिखना भूल गए, तो लेकिन लिखना भूले, देखो लिखना वर्ड आ रहा है, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है लिखने में गलती कर दी, लिखना आ गया, तो दोनों लिप की अशुद्धियां हैं, क्लियर कर एरर। तो बोथ आंसर हो गया। इसके अलावा एक होती है कंपनसेटरी एरर। तो कंपनसेटरी एरर का ट्रायल बैलेंस में नो इफेक्ट पड़ता है, याद रखिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल का है, उसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे लिखा था कि वेजेस अकाउंट में डालना था, आपने सैलरी अकाउंट में डाल दिया, तो इस तरीके से प्रिंसिपल ही गलत कर दिया अकाउंट का, उसका नो इफेक्ट होता है। और कंपनसेटरी एरर, जैसे 100 रुपए कहीं लिखने थे, लिख किसी और में 100 रुपए दे दिए, लेकिन है दोनों बराबर। तो कंपनसेटरी एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल का नो इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस पर, लेकिन एरर ऑफ जो ओमिशन है और एरर ऑफ कमीशन है, ये लिखने वाली त्रुटियां होती हैं। और एरर ऑफ कमीशन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखने में गलती कर दी, 1,000 लिखना था, आपने लिख दिया 10 रुपए, तो ये लिखने में गलती हुई, तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो अगर बात करें, क्वेश्चन आया कि ट्रायल बैलेंस पे किसका इफेक्ट पड़ता है, तो कमीशन का पड़ता है इफेक्ट। और अगर लिखने वाली कौन कौन सी एरर है, तो ये दोनों है, ए बी, आंसर ए बी हो जाएगा। 106 में लिखा है कि व्हाट इज विल द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, मीन, इन सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, 13 + 10 + 17 + 15 + 25/5 कर दो, कितना आएगा आंसर। इसको जोड़ने पे आएगा आंसर 16, यही आंसर हो जाएगा। तो इनको जोड़ोगे तो आएगा 80/5, 5 को डिवाइड करोगे 80 से, तो 5 एकम 5 और 6 बार जाएगा, तो 16 आ जाएगा। 107 में लिखा हुआ है द बर्ड इन द हैंड आर्गुमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये आंसर है इसका डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी। अगर चिड़िया आपके हाथ में है, ठीक है, अगर मानिए बर्ड है, बर्ड तोता मान लीजिए, वही बर्ड है एक तरीके से, तो अगर वो आपके हाथ में है, अगर आप उसको छोड़ दोगे, हल्का हाथ हल्का फिर ढीला करोगे तो उड़ जाएगा। वैसे डिविडेंट होता है, डिविडेंट अननेसेसरी, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा डिविडेंट मिले, कभी हो सकता है मिले कभी ना मिले, तो वो अननेसेसरी होता है। तो ये जो लाइन कही गई है वो डिविडेंट से संबंधित है, डिविडेंट एंड अनसर्टेनिटी से। 107 नंबर में लिखा हुआ है द बर्ड इन द हैंड आर्गुमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। अगर आपके हाथ में चिड़िया है, ठीक है, अगर आप उसको टाइट पकड़े हो, जैसे पैरेट मानो, पैरेट आपके हाथ में है, अगर आप उसको टाइट पकड़े हो तो वो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही आपने ढीला किया वो तुरंत उड़ जाएगा। वैसे ही आर्गुमेंट डिविडेंड से संबंधित होता है, डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी से, कि जो कोई भी कंपनी होती है वो जरूरी नहीं है हमेशा डिविडेंड देती रहे, कभी उसको नुकसान हुआ तो डिविडेंड नहीं देगी। तो ये आर्गुमेंट डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी से संबंधित है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, ऐसे ही फ्यूचर चेंज होता रहता है। 108 में लिखा है यदि 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है 1,000 का, इसके बाद जो पैसा आया है वापस, वो आया कितना है, इनफ्लो मतलब होता है वापस रिटर्न आना, वो आया है 1,080 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है, हमारा गया था 1,000 रुपए, आया 1,080, तो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का है या तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है, लिखते हैं, ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर में होता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में इन्वेस्टेड कैपिटल। नेट प्रॉफिट हुआ 80 रुपए का, इंटू 100 अपॉन में इन्वेस्ट की थी हमने 1,000 रुपए, काट दीजिए, काट दिया तो 8% का आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। देखिए आंसर ये दिया हुआ है। आगे 109 में लिखा हुआ है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, ये बता चुके हैं, ट्रिक भी बताइए, वीडियो भी दिया हुआ है चैनल पे, देख लेना। फिर आगे लिखा है 10 में मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर किससे संबंधित है।
तो जो मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर है, ये लोगों की आइडेंटिटी से संबंधित होता है। उनकी जो आइडेंटिटी, जो पर्सनैलिटी होती है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो आइडेंटिफाई करता है उनकी पर्सनैलिटी को। तो मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर संबंधित है लोगों की पर्सनैलिटी से, कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, वो गुड लीडर है या फिर गुड मैनेजर है, अच्छा बोल लेता है, अच्छा सुन लेता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो ये MBTI, मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर, संबंधित है उसकी पर्सनैलिटी से। वो आइडेंटिफाई करता है उसकी पर्सनैलिटी को। सेकेंड आंसर हो जाएगा। 111 नंबर में आपको बताना है, मैचिंग करनी है। देखो, एक्स वाई थ्योरी थी मैकग्रेगर की, मैकग्रेगर लिखा है, डगलस मैकग्रेगर, तो बी का हो गया फर्स्ट। फिर आगे लिखा है नीड ऑफ हराचे थ्योरी, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते, पांचवा आंसर भी दिख जाए, पांचवा ऑप्शन। देखो, एक्स वाई है डगलस मैकग्रेगर की, तो बी का तो आंसर हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे अब ए का देखते हैं क्या होगा। नीड ऑफ हराचे जो थ्योरी है वो अब्राहम मैस्लो ने दी है, तो फर्स्ट का थर्ड हो गया, ए का थर्ड आ गया। फिर लिखा है टू फैक्टर थ्योरी, तो टू फैक्टर थ्योरी दी है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, टू फैक्टर थ्योरी दी है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, तो सी का हो जाएगा फोर। फिर लिखा है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है विक्टर ब्रूम ने, विक्टर ब्रूम लिखा है, तो डी का हो जाएगा पांचवा। फिर ई बचा हुआ है, ई का क्या होगा देखते हैं। ई में लिखा है जरूरत का सिद्धांत, नीड ऑफ हराचे थ्योरी, नीड ऑफ हराचे थ्योरी दी होगी फिर एमसी मैकलेलैंड ने, नीड ऑफ हराचे थ्योरी हो जाएगी एमसी मैकलेलैंड ने, तो इसका आ जाएगा सेकंड। अब देखिए ये आंसर आ रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड हाँ है, बी का फर्स्ट, सी का चौथा, डी का पांचवा, ई का दूसरा। हाँ, ये चौथा आंसर हो जाएगा इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार बता दें, देखो, एक्स वाई थ्योरी दी है हमारी डगलस मैकग्रेगर ने, तो बी का तो सेकंड हो गया। नीड ऑफ जो हराचे थ्योरी है, ये दिया ए ऑप्शन, नीड ऑफ हराचे थ्योरी दी है अब्राहम मैस्लो ने दी है, तो अगर ए का तीसरा है, बी का पहला है, तो सीधा आंसर हो जाएगा चौथा। 112 नंबर में लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए मैं पूरी ट्रिक बता रहा हूँ कि नेशनल इनकम के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, इससे सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं। ये देखिए, ऊपर जीडीपी जीडीपी लिख दिया, फिर उसके सामने यहाँ जीएनपी जीएनपी लिखा, फिर यहाँ पे एनडीपी एनडीपी लिखा, ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ पे एनएनपी एनएनपी लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे पहले तो। ये जीडीपी से जीएनपी की तरफ एरो लगाया, एक इधर से एरो लगाया, एक इधर से लगाया, और एक एरो ये लगाया। ठीक है, ये चार एरो लग गए। एक एरो नीचे की तरफ लगाया, एक एरो ये गया, एक एरो ऐसे गया। ये देखिए, ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा पहले तो। ऊपर जीडीपी जीडीपी, ऊपर डीपी डीपी, फिर एनएनपी एनपी, फिर डीपी डीपी, फिर एनपी एनपी। यहाँ पे एरो लगाते हैं, ये इधर को एरो जाता है सीधा, ये ऊपर से एरो जाता है नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे उल्टा होता है, इसका हो जाएगा। यहाँ पे आता है एमपी, यहाँ पे आता है एमपी, यहाँ पे आता है एमपी, और यहाँ पर आता है एमपी। अब इसके चारों तरफ एफसी रहता है, फैक्टर कॉस्ट। ये एफसी एफसी ये हो गए, देखो सारे हो गए। अब इसी में नीचे यहाँ पे माइनस कर देते हैं NIT, यहाँ पर माइनस करते हैं, एक तो यहाँ माइनस करते हैं NIT, एक माइनस यहाँ पर करते हैं NIT। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ, तो एक यहाँ पे कर देंगे माइनस NIT। अब प्लस करना है, तो प्लस करते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, प्लस में NFIA। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जितने कॉलम खाली बचे हों, एक यहाँ बचा है खाली, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। अब जीडीपी के सारे फॉर्मूले बन गए। देखो, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, वो कह रहा था जीडीपी में अगर हम लोग जीएनपी माइनस करते हैं, कह रहा था जीडीपी माइनस का जीएनपी इक्वल टू क्या होता है। अब देखो, कहीं जीडीपी दिख रहा है, एक ये जीडीपी जीडीपी दिख रहा है, और एक ये जीडीपी दिख रहा है, तो जीडीपी यहाँ पर दिख रहा है, तो जीडीपी में अगर हम माइनस कर देते हैं जीएनपी, ये देखिए, ये दिया है जीडीपी और ये दिया जीएनपी, तो यहाँ पर लिखा है जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बराबर में दिया है जीएनपी, ये दिया है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट दिया है, यही फैक्टर कॉस्ट है।
तो यहाँ पे हमने जीडीपी माइनस का जीएनपी कर दिया है, तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ जाएगा। तो वही लिखा है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये फिगर समझ में आया? अब इसी को बैक करते हैं। तो ये देखो, जीडीपी और जीएनपी माइनस होगा तो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। 112 हो गया। 113 में लिखा है, यदि उत्पीड़न के द्वारा एक ठहराव की सहमति ली आती है तो ठहराव व्यर्थ नहीं हो जाता है। एक एग्रीमेंट है, एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम को बहुत पीटा गया और पीट के उससे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे फाइन ले लिए। तो वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो होएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जबरदस्ती लिया है। तो जिस पक्षकार से सहमत ली है उसके सापेक्ष वो व्यर्थ नहीं हो जाता है, वाइडेबल। पार्टली हुज कंसेंट वाज फॉर ऑप्टेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर किसी को पीट के आप, ठीक है, उसकी सहमति लेते हो किसी चीज में, तो वो एग्रीमेंट वाइडेबल कहा जाता है। वो वाइडेबल कर भी कौन सकता है? वो पर्सन जिसने उसमें साइन किए हैं, सहमति दी है। तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। 114 में लिखा है, डू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? डू पॉइंट एनालिसिस को, ये इसको रिटर्न ऑन इक्विटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले में आता है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरे में होता है एसेट टर्नओवर, तीसरे में होता है लीवरेज। पहले में लिखा है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में देखो, ये बात कर रहा है डू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड टू। तो डू पॉइंट में प्रॉफिटेबिलिटी आती है, तो नेट प्रॉफिट लिखा है, ये सही है। एसेट टर्नओवर ये दिया हुआ है, एसेट टर्नओवर, तो ये भी सही है। फिर लीवरेज, लीवरेज का मतलब होता है कि आप कितना बारो कर रहे हो, ताकि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सको। जैसे कई लोग होते हैं, वो बैंक से उन्होंने 2 करोड़ रुपए बारो कर लिया, अब वो 2 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा के आपने कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, उसको बोलते हैं लीवरेज। लीवरेज से हो गया जाता है, जब ज्यादा पैसा आपके पास उधार ले लोगे तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी कमाने की। ये लीवरेज होता है। तो लीवरेज को हम लोग कह सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कि उधार लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो लीवरेज से रिलेट कर जाएगा। तो देखो ये तीनों हो गए। अब डू पॉइंट एनालिसिस में क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी होती है, एसेट टर्नओवर और लीवरेज होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा था एसेट टर्नओवर, प्रॉफिट, और लीवरेज ये आ गया जित कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे लोन लेके। लेकिन डिविडेंड का नहीं कहता है, तो कौन रिलेटेड नहीं होगा? वो डिविडेंड हो जाएगा। 115 में लिखा है, बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसने लिखी है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर ने लिखी है। F.W. टेलर ने लिखी है। टेलर कब लिखी थी? 1911 में। ये हो जाएगा आंसर। 116 में लिखा है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ प्रॉमिस इज। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है एक्सेप्टेंस, एन एक्सेप्टेड ऑफर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस। जैसे बोला ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिस क्या होता है? जैसे कह दिया कि हम वचन देते हैं ये तुम्हारा काम करेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार वचन मतलब होता है कि स्वीकारना, कि हाँ हम तुम्हारा काम करेंगे। जो आपने प्रपोजल दिया उसको स्वीकार कर लिया, वही वचन है। जैसे एक है बनाना वाला, बनाना, एक ये रमेश पर्सन है। रमेश ने बनाने वाले से कहा कि मुझे 100 बनाना चाहिए पर डे। इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। तो एन एक्सेप्टेड ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिस, इसका थर्ड हो गया आंसर। ठीक है, आगे दिया है 117 में, दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू। दर्शनी हुंडी क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पुराने समय में क्या होता था, साहूकार जो लोग होते थे, वो कोई जैसे कहा कि एक किसान ने कहा कि साहब मुझे 2 रुपए चाहिए। ये बात है हमारी 1920 की। तो जो साहूकार होते थे, धन्ना सेठ, नहीं देखा होगा आपने मूवी में, कि घर के बाहर एक थोड़ा सा बक्सा बॉक्स लेके बैठ जाते थे, जिनका पेट बहुत निकला हुआ होता था, टोपी लगाते थे, एक तिलक लगाते थे, उन्हीं को सेठ बोलते थे। तो वो लोग क्या करते थे, कहते थे ये कागजात है, मैं अपने अंगूठा लगा दूं, तो अंगूठा लगा दिया। तो कोई कह दिया कि ठीक है, तुम 3 महीने बाद या एक फसल होने के बाद मुझे पूरा पैसा इतने परसेंट, इतने ब्याज पे दे ना। तो उसे बोलते थे दर्शनी हुंडी, जिसमें एक तरीके से कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, बस अपनी मुंह जबानी बात कह दी जाती थी। अब दर्शनी हुंडी किससे संबंधित है? वो डिमांड बिल से। डिमांड में क्या करते हैं हम लोग? डिमांड करते हैं कि हमें इतना माल चाहिए है, तो डिमांड कर रहे हैं, वो ऐसी दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी में मांगने वाला डिमांड करता था हमको इतने रुपए दे दो। तो दोनों सिमिलर थोड़े थोड़े लग रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। 118 में लिखा है, वेन एम वी इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेट, एनपी इक्वल टू नेट
प्रोफिट्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ मेच्योरिटी, ए से हो गया एनुअल इंटरेस्ट, डेट कैपिटल बताना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, के डी इक्वल टू होता है आर प्लस में एम वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन में एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा, इतना याद रखो। यहाँ माइनस माइनस था, यहाँ माइनस माइनस था, यहाँ माइनस माइनस था, इसमें माइनस प्लस है, तो ये आंसर हो गया इसका थर्ड। 119 में लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यहाँ पे अल्ट्रा वायरस लिखा है। वायरस, वायरस क्या होता है कि कोई चीज कमी होना। तो वैसे ही आप याद रखो, कंपनी में क्या होता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है कि जो MOA होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या चीजें होती हैं, जो कंपनी की इंटरनल चीजें होती हैं। अगर वो इंटरन कोई मैनेजर है, वो उन पावर्स के यूज, जितना यूज करना है उसके बाहर चला जाए, तो फिर बोलते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है। कैसे, उसके जो पावर हैं, या डायरेक्टर के जो पावर हैं, उसके राइट हैं, जितनी उसकी अथॉरिटी है, उन अथॉरिटी के एबव चला जाए जब कोई डायरेक्टर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। जब डायरेक्टर उन पोजीशन के आगे चला गया, जो MOA की जो लाइन होती है कि इतने के अंदर आपको सारा काम करना है, उन लाइन को जब क्रॉस कोई कर देता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है। 120 में लिखा है दीर्घावधि संपत्ति के वास्तविक मूल्य पर कुल पूंजीकरण का आधिक्य कहलाता है। आंसर हो जाएगा वाटर्ड कैपिटल। पहले तो इन चारों का मैं मतलब बताऊं, तब आपको ये आंसर समझ में आएगा। पहला लिखा है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जब कंपनी मोर कैपिटल रेज करती है, जिसको उसकी इतनी जरूरत नहीं जितनी ज्यादा उसने कर दी। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब होता है जब लेस कैपिटल रेज करती है। एक्सेस कैपिटल का मतलब होता है जितना उसको चलाने, कंपनी को चलाने के लिए जितना भी एक्सपेंस होना था, उससे जब ज्यादा एक्सपेंस से ज्यादा जब वो इकट्ठा कर लेती है, ठीक है, जो उसका कैपिटल जो होती है वो एक्सपेंस से ज्यादा आ जाती है, उसे बोलते हैं एक्सेस मनी। वाटर्ड कैपिटल मतलब होता है पानी की तरह पैसा बहाना। नहीं कहते हैं बहुत पैसा है भाई के पास, जितना चाहे उतना बहा सकता है, तो इसे बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। अब क्वेश्चन में कहा गया था दीर्घावधि संपत्तियों के वास्तविक मूल्य पर कुल पूंजीकरण का अधिक। बोल रहा है जितनी आपके पास एसेट है कंपनी में सपोज दैट एसेट है 100 रुपए की, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो 200 रुपए की है। ये कैपिटल है आपकी 200 रुपए की। ऐसी कंडीशन में क्या है, पैसा आपके पास ज्यादा है और एसेट आपकी कम है। आपको जरूरत इतनी थी नहीं, लेकिन पैसा उससे ज्यादा है। आप पैसा पानी की तरह बहाओगे बिजनेस करने में, जहां पे आपको 100 रुपए खर्च करने, तो वहां आप 200 कर रहे हो खर्च। तो इसके बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। इसका आंसर वाटर्ड हो जाएगा। बाकी ओवर कैपिटल का मतलब होता है जब पैसा ज्यादा रेज कर लो, अंडर का मतलब जब कम कर पाओ। एक्सेस कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के जितने खर्चे थे, ठीक है, एक्सेस जितने खर्चे थे, खर्चे से ज्यादा आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए। जो कंपनी के लोन है, ठीक है, या छोटे मोटे एक्सपेंस हैं, उन सबको खर्च करने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सेस कैपिटल का मतलब समझिए ऑपरेटिंग से, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, उनको चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे जब ज्यादा पैसा हो, तो उसको बोलते हैं एक्सेस कैपिटल, जब मोर कैपिटल हो। वाटर्ड का मतलब होता है कि जितनी आपकी एसेट है उससे ज्यादा कैपिटल है, आप धड़ल्ले से पैसा बहा रहे हो, इसलिए इसका आ जाएगा फोर आंसर।